मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस। उन तमाम बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग का पैगाम सुबह सुबह दे रहा हूं जो बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और उन बुजुर्गों को भी मैं सलाम आदाब करता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर मेरे वीडियो को देखने में दे रहे हैं। चलिए उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं उन बुजुर्गों को और उन शिक्षकों को भी जो अपना अमूल्य समय देकर के मेरे वीडियो को देखते हैं। चलिए आज मैं थ्योरी ऑफ वॉइस लेके चल रहा हूं, क्योंकि थ्योरी ऑफ वर्ब जिसपे 2 मैंने वीडियोस डाले हैं वो पीछे मैं डाला हूं जो बेहतरीन है, और एक व्हाट इज द सेक्रेसी ऑफ वर्ब, उसका रहस्य क्या होता है उसको मैंने वहां उजागर करने का प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया है, ताकि किसी भी प्रकार के बच्चे चाहे इंटेलिजेंट हो या थोड़ा सा कमजोर हो या जो भी हो, लड़के लड़कियां जो भी हो, जिनको समझने में वर्ब को दिक्कत होती थी उनको अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं उसमें दिया हूं। और उसका एक लंबा चैप्टर है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पार्ट्स में जो आप पढ़ते रहेंगे उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रांसफर के दृष्टिकोण से, रिटन के दृष्टिकोण से, कंपेटिव दृष्टिकोण से, भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग के दृष्टिकोण से हमें वर्ब के रहस्य को जानना पड़ता है और जानना पड़ेगा, जिसका उजागर मैं वीडियो पीछे की वीडियो 2 में कर चुका हूं, आप वहां देखो। अब आइए इसमें मैं 2 वीडियोस डालने जा रहा हूं, थ्योरी ऑफ वॉइस, जो शायद आप लोग इस मेथड से वॉइस को नहीं जाने होंगे, और दैट इज एन अर्थक्वेक ऑफ भुवन जी, जो भुवन जी का एक भूचाल है वॉइस की दुनिया में। आप देखेंगे दोनों वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट करना वास्तव में ये भूचाल है या नहीं है, और इस ढंग की चीजें इस तरीके से आपको कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होगी। आप देखो तो थ्योरी ऑफ वॉइस, वॉइस क्या सिद्धांत, वॉइस क्या, वॉइस में तो आवाज, एक्चुअली वॉइस में तो आवाज, और आवाज है आज, ये आवाज का आगाज है आज कि कम से कम हम लोग इंग्लिश में वॉइस में आवाज किस चीज के लिए दे रहे हैं, किस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाज का सिद्धांत। तो यहाँ एक्चुअली आवाज नहीं है, यहाँ वाच्य है। किसी सेंटेंस को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, किसी तरीके से लिखने के तरीके को हम लोग अपना सकते हैं और अपनाए हुए हैं जीवन में, उन्हीं की बातें यहाँ हो रही है। काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं, सेंटेंस लिखने के तरीके का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, और थ्योरी ऑफ वॉइस क्या चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप मेरा वीडियो, इसका दोनों वीडियोस आप टाइम देकर के पूरा समय देकर देखो, मजे आएगा, बहुत मजा। कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो बच्चे हैं, चाहे इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है, चाहे वॉइस बनाने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो भाई बहुत आवश्यक है। आप देखो, चलिए अब थ्योरी ऑफ वॉइस क्या है। सबसे पहले जस्ट एट फर्स्ट यू ट्राई टू नो व्हाट इज वॉइस, कि वॉइस है क्या। वॉइस में तो आवाज वो एक जनरल लिटरेचर में चला जाता है, लेकिन ग्रामर में एक लेसन है वॉइस जिसको बोलते हैं वाच्य। तो वॉइस है क्या, हम लोग उसको जाने। देखिए वॉइस क्या चीज होता है। हम यहां सेंटेंस लिखते हैं, जरा सा देख लो, जैसे ही राइट्स आ बुक, तो क्या देख लो, वह एक किताब लिखता है, वह एक किताब लिखता है। और एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, अ बुक इज रिटन बाय हिम, देख लीजिए, या एक सेंटेंस देख लीजिए, अ बुक इज रिटन, आप यहां देखो फुल स्टॉप, इस सेंटेंस में नजर डालिए आप। वॉइस क्या, जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस हियर, मैं उसको उल्लेख करने जा रहा हूं। आप देखो, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं चाहे हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। जैसे इंग्लिश की बात मैं यहां कर रहा हूं, ही राइट्स, वह लिखता बुक, एक किताब, ये क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए जरा देखिए, इसी सेंटेंस को आपने एक और तरीका से लिखा है, जिसमें है ऑब्जेक्ट, और ये है आपका वर्ब, और ये है आपका सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, 2 सेंटेंस की बात, इसी सेंटेंस को हमने इस तरीके से भी लिखा है। तो वॉइस क्या है, एक सेंटेंस को आपने ऐसे लिखा, मींस ये हुआ ही राइट्स अ बुक, कि इस सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट की प्राथमिकता दी है। आप यहां देखो, सब्जेक्ट प्राथमिकता दी है, और उसी सेंटेंस को फिर यहां आपने देखा कि ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता ने दी है। प्राथमिकता का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट की प्राथमिकता का मतलब हुआ कि द वर्ब हैज कम हियर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये वर्ब जो आया है, राइट्स है, राइट नहीं, राइट्स है किसके लिए,
किसके अनुसार? तो ही के अनुसार। ही राइट्स, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब आ गया। अब यहां देखिए, अ बुक इज रिटन, इज किसके अनुसार आया है? तो अ बुक के अनुसार आया, नॉट कि ही के अनुसार। ही तो चला गया वहां बैठ के बाद, वहां ये सब्जेक्ट बेचारा वहां भाग गया। जो भाग जब है उसके लिए वर्ब क्यों आया में? ये हो गया। चलिए, तो ये दो तरीके हो, इसी सेंटेंस को मैंने किसी सेंटेंस को हम दो तरीकों से लिखे। अब यहां एक देख लीजिए, अ बुक इज रिटन, किताब लिखी जाती है। किताब लिखी जाती है, लिखने वाले तो कोई इंसान होंगे किताब, लेकिन यहां इंसान क्या है? लिखने वाले कोई नहीं है। यही चीज हुआ। अब आइए मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। देखिए, एक्चुअली वॉइस की उत्पत्ति इंग्लिश में हुई, यह एक लेसन बन के इंग्लिश में आया। तो देखिए, इंसान जब सब बना तो इसे एक सब भाषा चाहिए, और सब भाषा के लिए बहुत सारी चीजों को इसने बनाया और जोड़ा। उसी में से जोड़ तोड़ में एक लेसन को पैदा किया, वॉइस भी। एक्चुअली होता है क्या? देखिए, सेंटेंस है क्या? व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंसिडेंट। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंसिडेंट, मतलब घटना, इंसिडेंट हो या एक्सीडेंट हो या इवेंट हो, जो भी हो। कहने का मतलब हुआ सेंटेंस क्या है भाई? तो किसी घटना का उल्लेख है, घटना का उल्लेख। कोई काम हुआ भाई, तो उसको हम लोग बोल जाते हैं, बस वही तो सेंटेंस है। अब सवाल उठता है घटना। घटना स्वतः, कुछ घटनाएं जो होती रहती हैं, कुछ घटना जो है जिसको हम और आप करते हैं, जो घटना स्वतः होती है, कोई न कोई करने वाला है उसमें, कोई न कोई करने वाला है ना। तो इसलिए जब घटना होती है और घटना करने वाले उपस्थित हैं, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया, घटना करने वाले यानी सब्जेक्ट। घटना करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, क्यों? काम करने वाले को हम लोग बोलते हैं घुमा के कि घटना करने वाले, घटना करने वाले को ले आते हैं, सब्जेक्ट को ले आते हैं, उसके अनुसार वर्ब दे देते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरी बात क्या होती है बेटे, कभी कभी कि हम लोग घटना देखते हैं, घटना घट गई, जैसे डकैती हो गई, कोई मारा गया, किसी ने किसी को मार दिया, घटना घट गई। लेकिन इस घटना को करने वाले यानी जो सब्जेक्ट हैं, करने वाले जो, वो गायब हो जाते हैं, वो गायब हो गए। तो क्या उस जगह साहित्य रुक जाएगी? क्या एक्सप्रेशन या उल्लेख उस घटना का रुक जाएगा? कभी नहीं, नेवर। तो साहित्य उसका विकल्प दिया हमें साहित्य विकल्प दिया, ग्रामर ने हमें एक विकल्प क्या दिया? वह सब्जेक्ट, घटना करने वाले भाग गए तो भागे, जाने दीजिए। आप घटना को ही, यानी कि घटना जो है परिणाम, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आप घटना को ही प्राथमिकता दे दीजिए और घटना के अनुसार ऑब्जेक्ट वर्ब डाल दीजिए। घटना के अनुसार ही वर्ब डाल दीजिए। घटना का मतलब परिणाम, काम का परिणाम जो है, जो रिजल्ट है, जिसको आप ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब होगा ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता दे करके आप सेंटेंस का उल्लेख कर दीजिए, यानी कि घटना दे दीजिए। घटना को जब उल्लेख कीजिएगा, किसके अनुसार वर्ब आएगा? तो जिसके अनुसार उल्लेख कीजिएगा उसके अनुसार वर्ब आता है, ध्यान दीजिए। तो अब दो तरीका हो गया हमको, क्या तरीका हो गया कि हम अगर घटना करने वाले यानी सब्जेक्ट, अब ग्रामर की भाषा में बोलता हूं कि सब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए, यानी कि सब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाते हुए आप एक्सप्रेस करो, सेंटेंस लिखो। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ला करके आप सेंटेंस बना लो। यानी दो मेथड्स, दो तरीके। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी घटना करने वाले और घटना का परिणाम यानी ऑब्जेक्ट, अगर दोनों हो तो आपकी इच्छा की जिसकी प्राथमिकता देना है दे दीजिए। आप चाहे सब्जेक्ट प्राथमिकता दे दो या ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता दे दो, आप जैसे करना है कर लो, क्योंकि आपके पास तो विकल्प है। यही बात होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि वी कैन राइट अ सेंटेंस इन टू मेथड्स, माने हम किसी सेंटेंस को दो तरीकों से लिख सकते हैं, दो तरीकों से। पहला तरीका हुआ गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स की द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
मतलब हुआ कि सब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाते हुए हम इसको लिखें। और दूसरा हुआ कि ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए, गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स की द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये वी हैव टू राइट द सेंटेंस, वी मे राइट द सेंटेंस कि ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को ला करके हम लोग सेंटेंस लिखें। और अगर इस ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देंगे, इस अवस्था में अगर आप सब्जेक्ट को लाना चाहते हैं तो आप उसको सेंटेंस के अंत में रख दें सामान्य तौर पर बाय के साथ। बाय के विकल्प में और भी कुछ टू भी आता, कभी एट भी आता, विथ भी आता, वो अपवाद स्वरूप आता है, लेकिन सामान्य तौर पर मैक्सिमम सदैव बाय के बाद आप सब्जेक्ट को रखो। कहने का मतलब कि अब हमारे पास एक मजबूत विकल्प है कि सब्जेक्ट हो या ना हो हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब वॉइस के माध्यम से हम क्या सीखे, वॉइस के माध्यम से हमने सीखा कि हम किसी सेंटेंस को दो तरीकों से लिखते हैं, दो तरीकों से लिखेंगे। यानी वॉइस क्या देता है हमें, वॉइस के अंदर क्या है, तो अब हम कहेंगे वॉइस ग्रामर का एक वो लेसन है जो हमें सेंटेंस लिखने के तरीके बताते हैं। यानी वॉइस इज द वे ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस इन टू वेज। मतलब वॉइस हमें सिखाता है दो तरीकों से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। पहला, गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट मीन्स की वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए अर्थात वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। और इसी मेथड को हम कहते हैं एक्टिव मेथड, इसको कहते हैं हम एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड का क्या मतलब हुआ जा सकता है, मेथड तरीका एक्टिव, सक्रिय, एकदम सक्रिय, नहीं इसमें सब्जेक्ट ही जिस सेंटेंस में एकदम सक्रिय हो, वो खुद काम क्या खुद हो, तो वहां सक्रियता, जब सब्जेक्ट खुद सक्रियता दर्शाता है, सब्जेक्ट अनुसार वर्ब आता है, आप सीधा उसको बोलते हैं एक्टिव मेथड, उसी को बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। और जब सेंटेंस दूसरा, और जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, उदासीन हो, अनुपस्थित हो, मीन्स व्हेन देयर इज एन अब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, मीन्स कि देयर इज इनएक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट की निष्क्रियता हो, उसकी अकर्मण्यता हो, उदासीनता हो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट उदासीन हो, अब्सेंस मैंने अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, तो इसको तब इस अवस्था में हम ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हुए हम इसको कहते हैं पैसिव सेंटेंस। पैसिव माना होता उदासीन, पैसिव मेथड, पैसिव का मतलब उदासीन, निष्क्रिय होता है, यही होता है पैसिव मोड मीन्स का उदासीन मोड में, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्राथमिकता न होती है, यानी कि सब्जेक्ट निष्क्रिय, सब्जेक्ट उदासीन होता है, उस अवस्था में हम ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देके लिखते हैं और ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं पैसिव। अब आइए, ये हो गया। तो अब हम वॉइस की परिभाषा क्या होगी, हम वॉइस की परिभाषा कई परिभाषा आपको हम दे सकते हैं, दो तीन परिभाषा कम से कम दे ही सकते हैं। तो कम से कम मैं प्रयास करता हूं कि एक परिभाषा ले आऊं आपको निकाल, और बोर्ड पर आप देख लीजिए। थोड़ा ये लंबा चैप्टर होगा, मेरा थ्योरी ऑफ वॉइस मेरा एक लंबा है, मैं दो वीडियो इसको देने जा रहा हूं। अभी मैं थ्योरी ऑफ वॉइस दे रहा हूं, इसके बाद मेरा पढ़िए आप कंसेप्ट ऑफ वॉइस, यार वो तो सबसे भूचाल तो वही लाने जा रहा है मेरा, और ये थ्योरी ऑफ वॉइस है, आप पढ़िए क्या चीज होता है। तो इसमें डेफिनेशन को मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं क्लियर सर कर दिया हूं कि एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस किसे कहेंगे, कब कहेंगे, तो ये एक्टिव सेंटेंस कैसे से पैसिव कैसे बनाएंगे, क्या सब थ्योरी बताएगा आपको, जो कंपटीशन के लिए हर लेवल के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन बच्चे वॉइस बनाने में काफी मशक्कत बच्चों को होती है, काफी दिक्कत होती है, समझता ही नहीं है। आज मेरा कंसेप्ट ऑफ वॉइस के बाद मेरा जो आपको दिमाग का पर्दा खोल देगा, आपको दिमाग का ये पर्दा खुल जाएगा और आप समझेंगे कि वास्तव में वॉइस क्या चीज है। बनाने के लिए सेकंड में एक सेंटेंस बनेगा, एक्टिव सेंटेंस पैसिव दे दिया जाए तो आप तुरंत पहचानेंगे। वैसे अगर मैं एक्टिव और पैसिव में दे दूं तो मैक्सिमम बच्चे नहीं पहचान पाते हैं कि हाउ शुड माने ही डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस, पैसिव और एक्टिव सेंटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए वो सक्षम नहीं होता। तो चलिए हम आपको डेफिनेशन देने जा रहे हैं, आप लिखिए। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं वॉइस की परिभाषा को। डेफिनेशन में लिख दिया हूं कि, और इसका मैं दूसरी परिभाषा यहाँ दिया हूं, और मैं कई परिभाषा दे सकता हूं क्योंकि व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन जो थॉट उस थॉट को माने द एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन थॉट इज कॉल्ड डेफिनेशन। आपका अपना जो
थॉट है, विचार है, और उसमें जो आपने लिखा है वही परिभाषा होती है। वॉइस की परिभाषा शायद आप किसी किताब में नहीं देखते होंगे, शायद रेयर मिल जाए तो कोई बात नहीं, आज तक मुझे तो नहीं मिला। बस एक विचार है। और मैं भी जो अपनी कितनी किताबें लिखी, मैंने कई किताबें लिखी हैं। आज देखिए वॉइस है मेरे पास, मैंने किताब सरल वॉइस मैंने लिखी है, ये देखिए सरल वॉइस। तो इसमें मैंने अपना डेफिनेशन दिया, एक थॉट है मेरी, उस थॉट को मैंने यहाँ डेफिनेशन ग्रुप उतारा। और कई डेफिनेशन में दे सकता, तीन और दे सकता हूँ, 4 और दे सकता हूँ, क्या डेफिनेशन है तो देखिए। आइए, द यूनिट ऑफ ग्रामर, ग्रामर की वह इकाई विच टीचेज अस, जो हमें सिखाता है, जो हमें सिखाती है टू राइट, लिखने के लिए, आ सेंटेंस, किसी वाक्य को, इन 2 वेज, 2 रास्तों से, इन एक्टिव, एक पहला एक्टिव में, और इन पैसिव में, दूसरा पैसिव मेथड में, इज कॉल्ड वॉइस। वही यूनिट जो है ये वॉइस कहलाती है। कहने का मतलब ग्रामर की वह इकाई जो हमें किसी सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव, इन 2 रास्ते सिखाते हैं सेंटेंस लिखने के, हम इसी इकाई को हम वॉइस कहते हैं, है ना। इकाई लेसन, जिसको आप मोटा मोटी लेसन मान सकते हैं आपको, कि हमें ये ग्रामर की वो इकाई है जो हमें किसी सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव, ये 2 रास्ते, 2 तरीकों से लिखने के लिए सिखाती है। चलिए, वॉइस दूसरा देखिए, वॉइस इज द लेसन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का ये वो लेसन है, वो पार्ट है, इन विच, जिसमें वी लर्न, हम सीखते हैं, टू राइट, लिखने के लिए, आ सेंटेंस को, इन 2 वेज, 2 तरीकों से, इन एक्टिव एंड पैसिव बोथ, एक्टिव और पैसिव दोनों में, एक्टिव और पैसिव इन दोनों में किसी सेंटेंस को जो लिखने के तरीके हम सीखते हैं, हम उसी लेसन को वॉइस कहते हैं। वॉइस वो लेसन है जिसमें किसी सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव में लिखने के लिए हम सीखते हैं। और तीसरा भी दे सकते हैं, मैं शॉर्ट मार दिया मैंने, द वेज ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस आर कॉल्ड वॉइस। किसी सेंटेंस को लिखने के तरीकों को हम वॉइस कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन था, आप रखो जो डेफिनेशन, खुद भी डेफिनेशन बना लीजिए इन 2 तरीकों से, एक एक्टिव और एक ये एक्टिव हुआ, एक पैसिव हुआ। एक्टिव मतलब क्या होता है हिंदी में, कर्तृवाच बोलते हैं, जो कर्ता की प्राथमिकता देते हैं, और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच, जिसको हम ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता देते हैं। कर्तृवाच और कर्मवाच हिंदी में, तो कर्तृ कर्मवाच में नहीं जाऊंगा, बस एक्टिव और पैसिव हम लोग इस बात को जाने, बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक्टिव मेथड और पैसिव मेथड किसे कहते हैं। आप एक्टिव की परिभाषा ले लो और पैसिव की परिभाषा ले लो, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब, मेन बात पर कहने का मतलब वो थ्योरी ऑफ वॉइस एक्चुअली है क्या। जस्ट वी हैव टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के मूल अंतर क्या है, उसी अंतर को हम थ्योरी ऑफ वॉइस कहते हैं। और इसी आधार पर मेरा दूसरा वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस, जो दैट इज द भूचाल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर में भूकंप है, आप देखो कितना सुंदर है वो चीज। तो चलिए अब मैं चलता हूं एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन में आपको लिख। चलिए अब देखिए, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की परिभाषा मैंने लिख दिया बोर्ड पर, आप इसको दे सकते हैं। एक्टिव किसे कहेंगे, बस पहले डिस्कशन कर चुके हैं, अब बहुत आसान है परिभाषा। हम इसका और भी कई परिभाषा लिख सकते हैं, एक्टिव का भी कई परिभाषा लिख सकते हैं, पैसिव कई परिभाषा लिख सकते हैं हम, लेकिन इतनी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ गए हो काफी है। और जो आपने समझा वही है, वो रियल डेफिनेशन वही होता है। चलिए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, द सेंटेंस इन विच, वह वाक्य जिसमें वर्ब कम्स, वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वही एक्टिव वॉइस कहलाता है, मैंने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है, हम उसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं, या उसे ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आप यहां देखो, राम टीचेज अस, राम हमें पढ़ाता है, राम सिंगुलर, ये सिंगुलर है। और काम टीचेज, काम करने वाले कौन है, राम है, पढ़ाने वाला कौन है, राम है, इसलिए राम के अनुसार टीचेज आया है, यानी कि राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब B5 है। ये इसका B5 का मतलब हो गया कि आपका ये सिंगुलर वर्ब हो गया, और इसके अनुसार आया, नॉट अस के अनुसार आया, वो ऑब्जेक्ट है उसके उधर गया, इसलिए राम के अनुसार यह है, ये एक्टिव हुआ आपका, ये हम इसको हम कहेंगे एक्टिव सेंटेंस, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ देखिए, दे टीच अस, वे सब हमें पढ़ाते हैं। अब देखिए पढ़ाने वाले कौन है, वे सब है, ये प्लुरल है, तो यहाँ V1 आ गया आपका, देखिए V1 तो प्लुरल होता है, इसीलिए ये हुआ एक्टिव सेंटेंस। ये भी आप क्या बोलेंगे इसको, आप एक्टिव बोलेंगे, सब्जेक्ट खुद सक्रिय है, सक्रिय का मतलब होता है अपने अनुसार वर्ब ला रहा है,
बस यही तो बात होती है और कुछ है भी इसमें। अब आइए पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होगी, ये एक्टिव की परिभाषा थी। पैसिव में क्या होता है, पैसिव मतलब सब्जेक्ट उदासीन है इसमें, कि द सेंटेंस इन व्हिच वर्ब कम्स, वो वाक्य जिसमें वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड कहलाता है पैसिव वॉइस, वही पैसिव वॉइस कहलाता है। आप देख लो बस सेम परिभाषा, अकॉर्डिंग टू यहाँ सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट जगह ऑब्जेक्ट कर दिए, परिभाषा सेम है। और यहाँ पैसिव और एक्टिव दो ही वर्ड बदलना, सब्जेक्ट की जगह यहाँ ऑब्जेक्ट कीजिए और यहाँ एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस कर दीजिए और से एक डेफिनेशन बोलो, ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए आप एग्जांपल देख लो, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, खेलने वाले हम लोग हैं, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट, क्या खेला जा रहा है, तो क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है, और इज बीइंग प्लेड जो है ये वर्ब नहीं, इज जो आया है क्रिकेट के अनुसार आया है, न कि इस ऑब्जेक्ट प्लूरल अस के अनुसार आया है। चूंकि पैसिव में तो सब्जेक्ट अगर है तो बैक के साथ उसको दरकिनार कीजिए, अंत में रखिए उसको, उसके बस, और उसमें भी अपना रूप बदल लेता है। चलिए, इसीलिए कि चूंकि सब्जेक्ट ये पैसिव कहता है कि अब हम शुरू में नहीं रह सकते, अगर आपको रहना था आप जाइए बैक के साथ बाद में। और चूंकि यहाँ भी क्या कर रहा है बेचारा ये अस, यहाँ बैक का ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, यानी कि, और जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं मिलता है, तो ग्रामर क्लियर कर दिया है इसको, इसको तो वर्ब मिलेगा नहीं, चाहिए आप क्लास में बैठे रहिए। इसलिए इन आया ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ देखिए, वी हैव बीन टॉट, हम लोग पढ़ाए जा चुके हैं, किसी ने हम लोग को पढ़ाया है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले नहीं, हम लोग को पढ़ाया गया है, तो हम लोगों के लिए हुआ, हम पे हुआ, इसलिए हम ऑब्जेक्ट हुए, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ देख लीजिए प्लूरल है, तो है भी प्लूरल है, यहाँ इसके अनुसार आया है, ये सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर है, आप देख लो यहाँ, इसलिए ये सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वो सिंगुलर है। तो यही था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की परिभाषा, इसे क्लियर समझिए। और परिभाषा से ज्यादा थ्योरी इसका जो अब मैं लाने जा रहा हूँ, कि थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। तो आप चलिए वहां हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी तक जो डेफिनेशन वॉइस का आया है, और या एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का जो डेफिनेशन आया हो, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है कि आपको ना हो, समझ में आता हो, या बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ हो, मैं इस बात को सच स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं थ्योरी ऑफ वॉइस अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो आपके सामने जो आ रहा है, इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा रियल थ्योरी ऑफ वॉइस क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसका अगले एग्जाम्पल की तरफ, और अगले सोच की तरफ, अगली बात की तरफ। मैं बार बार बोलता हूं कि थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। आप डिफरेंस कर सकते हैं, हम डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसी का उल्लेख ही थ्योरी ऑफ वॉइस में करने हम जा रहे हैं। चलिए आप देखो, आपके सामने 6 सेंटेंसेस आर लेइंग हियर, 6 सेंटेंस आपके सामने पड़े हुए हैं। आइए सबको हम लोग देखते हैं। एक चीज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, पीछे थ्योरी ऑफ वर्ब था उसमें मैंने लिखा था, उसके कई पहले भी वीडियो इंट्रोडक्शन का से भी वर्ब में मैंने चर्चा की थी कि देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, कि मेन वर्ब के 6 रूप होते हैं, और उन्हीं 6 रूपों के चलते हमने यहाँ 6 सेंटेंसेस को लाया है। आप देख लो, यहाँ देख लो, ये आपका क्या है, ये देखिए V1 है, ये V2 है, ये आप देखो V3 है, ये देखो आपका V4 है, ये देखो आपका V5 है, और ये देखो 2+V1 है। यहाँ देखो ये चीज दिया हुआ, हम लोगों से ऑफलाइन क्लास में V2 V1 को V6 करके बुलाते थे, तो खैर एनीवे छोड़िए। तो 2+V1 आप देखो 6 फॉर्म्स, 1 2 3 4 5 6 रूप है, और सब रूपों की मदद से हमने एक्टिव सेंटेंस बनाया है। आप देख लो, यहाँ तो सब हो सकता कि स्क्रीन पे मैं नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप देखो पहला सेंटेंस देखो, ये V1 से बनाया, V2 V3 V4 से बनाया मैंने। और इस 6 सेंटेंस का आप ध्यान रखो, इस 6 फॉर्म से जो बनने वाले 6 सेंटेंसेस है, इसके 6 सेंटेंसेस है, इसके पैसिव क्या होंगे, उसके पैसिव ये बना दिया गया। ये कैसे बना, क्या बना, ये नहीं, आप क्वेश्चन वॉइस हो जाएंगे, आप वहां जाएंगे। आप ये जानो सिर्फ कि इस सेंटेंस का पैसिव ये बना है, इस सेंटेंस का पैसिव ये बनेगा, सबका ये पैसिव बना है। कैसे बना ये हम लेसन में सिखाएंगे, और कंसेप्ट ऑफ वॉइस में आपको क्लियर करेंगे। आप ये जानो डिफरेंस क्या होता है, उसकी मैं चर्चा यहाँ करूं, थ्योरी ऑफ वॉइस में ये होगा। अब आइए मैं चर्चा कर देता हूं।
कि अब आप यहां देख रहे हैं बेटा कि ये एक्टिव सेंटेंस है, वो पैसिव सेंटेंस है। आप यहां देखो एक्टिव सेंटेंस में जो है ये शुरू में आई, ही, सी, ये सब्जेक्ट है। आप ये देख लो, आई क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, सब आई सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है इसमें, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और ऑल लेटर क्या आपका, ये ऑब्जेक्ट है, सब में ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या ऑल लेटर आप देख लो, वो ऑब्जेक्ट शुरू में है कि नहीं, और यहां सब्जेक्ट देखिए बाय के साथ, ये है आपका, ये सब्जेक्ट है, बाय नहीं आएगा सब्जेक्ट में, बाय के साथ ये सब्जेक्ट, ये आपका है। यहां देख लीजिए, बाय के साथ ऑलरेडी है, बस एक चीज, तो बस यही है। अब चलिए मैं बोलता हूं कि क्या बेसिक डिफरेंस है, मेरे कहने का क्या उद्देश्य है, इसको लाने का क्या उद्देश्य है, उसको आप देखेंगे। देखिए, एक्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है। डेफिनेशन भी आपने दिया है, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया कि पैसिव, आप चलिए पैसिव में सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब जो है सो ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। यहां देख लीजिए राइट था, लेकिन यहां देखिए लेटर है, लेटर से इज आया है, लेटर से वाज है, लेटर से हैज है, लेटर सिंगुलर है तो हैज आया, लेटर यहां इज है, लेटर है यहां इज है, या लेटर है तो इज है। क्योंकि जितने भी इज हैज वाज इज, ये ऑल दिस वर्ब्स हैव कम अकॉर्डिंग टू अ लेटर, मतलब लेटर के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ये सब वर्ब आया है। यानी कि एक्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, और पैसिव में सेंटेंस शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहला डिफरेंस। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि इसमें अगर एक्टिव सेंटेंस है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट जो वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और अगर रहेगा तो वर्ब के बाद रहेगा। उसी ढंग से पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। जब बनाएंगे तब लाएंगे, उसी राइटिंग डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हैं क्रिकेट खेला जा रहा है, डकैती हो गई, करने वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां देंगे। इसलिए जब एक्सप्रेशन के बाद बनाएंगे तो एक्टिव पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब रहता है। लेकिन लिटरेचर के दृष्टिकोण से व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग, तो उस अवस्था में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते नहीं, एक्टिव पैसिव बनाते नहीं, बल्कि दिमाग में जो बातें आती है उसको एक्सप्रेस करते चले जाते हैं। इसीलिए पैसिव सेंटेंस उस अवस्था में आपको सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और अगर रहेगा तो समान तौर पर बैक के साथ सेंटेंस के अंत में रहेगा। ये हुआ। तो चलिए अब ये हुआ दूसरा। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें ये जो है एक्टिव सेंटेंस में मेन आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब का कोई भी रूप रह सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें मेन वर्ब का कोई भी रूप रह सकता है। आप देख लो यहां भी 6 रुपए छूट। लेकिन अब ये पैसिव में मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ भी3 रूप ही रहेगा। यहां देख लीजिए रिटर्न, ये सब भी3 है, रिटर्न है, यहाँ रिटर्न है, यहाँ देखिए यहाँ रिटर्न है सब। इसलिए पैसिव में मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ भी3 यूज होता है। ये पॉइंट हो गया। अब चलिए फोर्थ पॉइंट, चौथा क्या कहना मुझे कि आवश्यकता अनुसार एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ध्यान रखिएगा, फिर सुन लीजिए। एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। आप देख लो 1 2 में और 1 2 5 कोई मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं, जरूरत नहीं लाए, और फिर उसी में देखो और जो सेंटेंस है उसमें आ गया है। चलिए, लेकिन पैसिव सेंटेंस में भी3 के साथ हेल्पिंग वर्ब का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा वह पैसिव नहीं होगा। ध्यान रखिए, फिर सुन लीजिए। पैसिव में मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ भी3 रहेगा और इस भी3 के साथ हेल्पिंग वर्ब का रहना परम आवश्यक है। आप देख लो एक्टिव के जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पैसिव में देखिए आ गया। इसमें था नहीं था, वहां देखिए आ गया है। यहां नहीं था, वहां आ गया है। यहां देखिए फिफ्थ सेंटेंस में यहां नहीं है, वहां आ गया है। यानी कि भी3 बिना हेल्पिंग वर्ब का
नहीं बनता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, एक्टिव में जितनी मेन वर्ब की संख्या होती है, एक्टिव में जो वर्ब की संख्या, सॉरी, एक्टिव में जो वर्ब की संख्या होती है, पैसिव बनाई उसमें एक से अधिक वो होती है। इसमें दो अगर है तो उसमें तीन, इसमें एक है तो मैं देख लिखी हूँ, एक है तो उसमें दो, इसमें एक है तो वहां दो, यहाँ दो है तो वहां देखिए तीन, यहाँ दो है तो वहां देखिए तीन, अगर यहाँ तीन है तो वहां चार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर चार से ज्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं इधर चार बार 500 नहीं होता, एक्टिव में चार भाव नहीं आएंगे कभी। तो चलिए ये हो गया, यही बेस ये था कि बेहतरीन बिना पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और अब जो सबसे मूल बात मैं बोलने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान देखिए, जो दैट इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज द मैंने क्या कि पैल्पिटेशन ऑफ वॉइस, जो कि एकदम धड़कन है, वो धड़कन है, वो ध्यान दीजिए। वो क्या, तो भीतरी तो है, भीतरी से तुरंत पहले देखिए आपका क्या यहाँ है, ईज है, इसके तुरंत पहले वाज है, इसके तुरंत पहले बीन है, इसके तुरंत पहले बींग है, इसके तुरंत पहले ईज है, इसके तुरंत पहले टू भी है, और भी भाग है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक आता है क्या, भीतरी तो बिना हेल्पिंग वर्ब का पैसिव में नहीं आता, लेकिन भीतरी से तुरंत पहले, भीतरी से तुरंत पहले, भीतरी से तुरंत पहले, भीतरी से तुरंत पहले बीन है नहीं है, बीन है, भीतरी से तुरंत पहले यहाँ बींग है, भीतरी से तुरंत पहले यहाँ ईज है, भीतरी से तुरंत पहले टू भी है, इज नहीं है। इसलिए एक बात बता दिए कि भीतरी से तुरंत पहले सिर्फ और सिर्फ नो हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा वह पैसिव नहीं ही होगा। ध्यान रखिए, मैं नहीं बोल रहा है, वो नो हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का रहना भीतरी से पहले परम आवश्यक है, अन्यथा वह पैसिव नहीं होगा। और वो नो कौन कौन है आप ये जान लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, टू बी, बीन और बीइंग। नो, फिर सुन लीजिए, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, टू बी, बीन और बीइंग, ये नो। इस नो में से किसी न किसी एक का उसके तुरंत पहले रहना परम आवश्यक है, अन्यथा वह पैसिव नहीं होगा। आप देख लो यहां देखिए भीतरी है कि नहीं, भीतरी से पहले यहाँ हैव आ गया, चूंकि हैव नो में से नहीं है इसलिए यह एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव में रखा गया इसको। हाँ, इसी के साथ आप देख लो बीन आ गया, इसके तुरंत पहले बीन है, हाँ इसके पहले हैज है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इस भीतरी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना टेंस दर्शाने के लिए आता है, इसको लेना देना होता है इसके तुरंत पहले। यहां देखिए वाज आ गया, इसके तुरंत पहले, यहां तुरंत पहले इज आ गया, इस तुरंत पहले बीइंग आ गया, इसको पैसिव में इस भीतरी को बीइंग से मतलब ना कि इज तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए, इसके पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और है ना, अब बाद वाला जो अपना भीतरी के लिए है, और कभी कभी होता है कि वो ऑब्जेक्ट के लिए भी है, भीतरी के लिए भी है, दोनों बातें होती है, जहां जैसा होता किया जाता है। अब यहाँ भीतरी है, जिसको टू बी से मतलब है, इस भीतरी को इस से मतलब है, इसको बीइंग से मतलब है, इसको बीन से मतलब है, इसको वाज से मतलब है, इसको इस से मतलब है। इसमें आपको देखिए, इसमें तो क्या वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए भूमिका अदा करता है। अगर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट के लिए चला जाएगा और एक भीतरी के लिए चला जाता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज होती है। ये है हर्ट, इसका मतलब होता है कि 9 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो 9 हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का भीतरी से पहले अगर हम देख लेंगे, नजर पड़ जाएगी हमको, हम कह देंगे कि दैट सेंटेंस मस्ट बी इन पैसिव फॉर्म, वो होगा ही, उसी में होगा वो, ध्यान रखिएगा, यही चीज होता है। ये बेसिक डिफरेंस था, आप ये जान लें। आइए मैं एक सेकंड के अंदर फिर बोल जाता हूं एक दो तीन कि अब दोनों में क्या अंतर है। कि एक्टिव सेंटेंस में कि शुरू में सब्जेक्ट आता है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और पैसिव सेंटेंस में सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। दूसरी बात की एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और अगर रहेगा तो बैक के साथ सेंटेंस का अंत में रहेगा, और इसमें अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के बाद रहेगा। चलिए मैं दो हो गया। तीसरी बात कि इसमें मेन वर्ब का कोई भी रूप, 6 रूप में से किसी भी रूप का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं, परंतु पैसिव में सिर्फ और सिर्फ भीतरी का प्रयोग करते हैं। चलिए, और चौथा पॉइंट और लास्ट कि इसमें मेन वर्ब के साथ आवश्यकता अनुसार कोई भी हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, परंतु पैसिव में भीतरी के साथ हेल्पिंग वर्ब का रहना परम आवश्यक है, और उसमें से भी नो हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू बी, बीइंग और बीइंग, इस 9 में से किसी एक का रहना तो परम आवश्यक है, जो भीतरी से पहले आएगा।
बस यही अंतर है एक्टिव और पैसिव में। तो चलिए ये हो गया। आइए मैं जो मैं मुंह से बोला हूं आपको मैं इसको साफ करके आपको लिखा भी देता हूं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एक्टिव पैसिव में क्या अंतर है। जो मैंने 6 सेंटेंस दे करके जो अभी हम लोग डिस्कशन किए, मैंने उसको उसी बात को मैंने यहाँ आपको सेव करके मैं लिख डाला बोर्ड पे। आप देखो, आराम से देखो, बस स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप जैसे भी करना अपना करो भाई। आप देखते रहते हो वीडियो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं, आप देखते रहो। देखिए अब क्या है एक्टिव और पैसिव क्या अंतर होता है। आप देखिए इसमें एक्टिव में सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है, ठीक है। और उसमें देखिए पैसिव में क्या, देखिए इसमें सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आता है। इसमें सब्जेक्ट शुरू में आएगा, वर्ब सब्जेक्ट अनुसार होगा, उसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट अनुसार वर्ब होगा। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए वो लाचार नहीं होता है, वो मजबूर नहीं है, ये कंपल्सन नहीं कि ऑब्जेक्ट रहना ही चाहिए एक्टिव सेंटेंस में, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, अगर रहेगा तो वर्ब की बात रहेगा। इसमें भी सब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, अगर रहेगा तो बैक के साथ सेंटेंस के अंत में रहेगा। यानी पैसिव सेंटेंस भी आपको ये मुहताज नहीं है कि बैक प्लस सब्जेक्ट आएगा ही तभी जाके बनेगा, सो नहीं अपना ऐसा मजबूरी ये आपको नहीं दे सकेगा, यानी कि मजबूर नहीं होता है, बिना सब्जेक्ट का ही बनता है। ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर क्या है, इसमें आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब का कोई भी रूप रह सकता है। आपने 6 सेंटेंस देखे, एक्टिव सेंटेंस में 6 रूप था मैक्सिमम होता है, उसको 6 रूप लाएगा, इसलिए इसमें कोई भी रूप आवश्यकता अनुसार रह सकता है। परंतु इसमें मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ V3 रूप ही रह सकता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप ही रह सकता है और कोई भी रूप नहीं रह सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है पैसिव सेंटेंस का, मेन वर्ब से रिलेटेड। क्लियर। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। आपने देखा 6 सेंटेंस में 1, 2, 5 सेंटेंस, जो सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 5 जो था, उसमें आपने देखा मेन वर्ब सिर्फ था, V1 था, V2 था और V5 था, लेकिन उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। लेकिन आपने देखा पैसिव में हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए उसमें। और फिर आपको सेंटेंस नंबर आप देखा होगा 3 देखे और उसके बाद आपने 4 देखा, फिर ऐसे देखा, फिर 6 सेंटेंस देखा, उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब था। इसलिए कहने का मतलब इसमें आवश्यकता अनुसार मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। परंतु इसमें पैसिव में V3 से तुरंत पहले निम्नलिखित, ये नीचे जो मैंने लिखा है निम्नलिखित 9 हेल्पिंग वर्ब्स, ये 9 एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू बी, बीइंग और बीइंग, ये 9 है। इसमें V3 से तुरंत पहले निम्नलिखित ये 9 हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का रहना परम आवश्यक है, अन्यथा वह वर्ब पैसिव नहीं होगा। अगर V3 से तुरंत पहले ये 8 में से कोई एक उपस्थित नहीं है तो उस वर्ब को हम पैसिव नहीं कहेंगे, ऐसा रूल होता है। और सेंटेंस पे वर्ब नहीं है तो इसमें वर्ब पैसिव बनेगा ही नहीं, वो सेंटेंस पैसिव का नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ आपका रूल क्या है भाई, तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू बी, बीइंग और बीइंग। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने 9 हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 मैंने इसके साथ V3 इज इक्वल टू पैसिव, यानी एम, इज, आर, वाज, वेयर, टू बी, बीइंग प्लस V3 इज इक्वल टू पैसिव। अर्थात 9 प्लस V3 इज इक्वल टू पैसिव। यही फॉर्मूला है भुवन जी का, 9 प्लस V3, इसको याद रखिए। और 9 का मतलब ये, और इसके साथ V3 रहेगा, ये पैसिव होगा। इसके पहले मेरा रूल चलता था 8 प्लस V3 इज इक्वल टू पैसिव। आप देखो मेरी ये किताब है सरल वॉइस, आप देखो आपके स्क्रीन के सामने मैं रख रहा हूं, ये देख लीजिए आप। और इसमें मैंने लिखा है 8 प्लस V3, आप देख लो। मैं दूसरी किताब दिखा रहा हूं आपको थोड़ा, हाँ नहीं ठीक है, ये देखो इसमें भी एक जैसे है 8 प्लस V3 इज इक्वल टू पैसिव। आप देख लो, लाल में है, लाल जमीन में, व्हाइट
मैं लिखा हुआ, आप देख लो ये। अब लेकिन मैंने तर्क किया, जब मैं रूल तो लाया, बहुत वर्षों से पढ़ाते रहा, लेकिन जब बाद में मैंने चिंतन किया, जब काफी कुछ अंतर होने लगा पढ़ाने के क्रम में, जो बच्चों में दिक्कत होने लगी, फिर मैंने 8 को नहीं, मैंने 9 + B3 = पैसिव। अब 9 में क्या हो गया, ये 2B को मैंने बढ़ाया। पहले मैं बी रखता, बी दे के लिखा, लेकिन 2B। अब चूंकि जहां 2B से पैसिव बनेगा वहां हम सिर्फ B से नहीं बना सकते हैं, कहीं पैसिव B से बनेगा, कहीं 2B से। कहां बनेगा, कंसेप्ट ऑफ वॉइस मैं क्लियर करने जा रहा हूं आपको एकदम, उसको चलो भूचाल अंग्रेजी का, जो सेकंड में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को अंतर कर देगा आपको एकदम, कि सेंटेंस लोग एक्टिव और पैसिव अंतर नहीं कर पा सकता है, लेकिन आज से ये अंतर आप करेंगे इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो इसलिए 9 मैंने कर दिया कि 2B का अपना अर्थ अलग है, 2B का यूज अलग है, 2B का नाम अलग है, B का फिर नाम अलग है, इसका अर्थ अलग है, इसका यूज अलग है, इसलिए अंतर है 2B और B में। यानी कि ये नॉन-फाइनाइट वर्ब, ये फुल इंफिनिटिव है और ये आपको प्लेन इंफिनिटिव है। अंतर तो है दोनों का, आपको पीछे देख चुके, थ्योरी ऑफ वॉइस में आप जाकर पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज से आप बच्चे याद रखें 9 + B3 = पैसिव। जहां भी पैसिव सेंटेंस होगा आप देख लीजिए 9 + B3 होना ही चाहिए, अन्यथा वो सेंटेंस पैसिव नहीं होगा। आप सारे बच्चे जान चुके हो, यही डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव, यही था थ्योरी ऑफ वॉइस। अब इस थ्योरी ऑफ वॉइस से दूसरा एक थ्योरी और आया, कंसेप्ट ऑफ वॉइस। मैं उसका नाम दे दिया थ्योरी ऑफ वॉइस पार्ट 1 और थ्योरी ऑफ वॉइस पार्ट 2 होगा। इन पार्ट 2 का नाम मैं रख रहा हूं कंसेप्ट ऑफ वॉइस, जरूर देखना उसको। तो चलिए अब मैं इसको इन करता हूं, आप तमाम बच्चों से विदा लेता हूं और उन तमाम बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, जो अपना अमूल्य टाइम निकाल करके आप अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए, अपने इंग्लिश को एक पंख जोड़ने के लिए भुवन जी का इस वीडियो को आप देख रहे हैं। इसलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद, और उन बुजुर्गों को भी, उन टीचर को भी जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं, उनको भी मेरा नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब। चलिए, लेकिन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब करो। थोड़ा सा टिप हो गई, उंगली की एक टच आपको हमें बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। ऐसा चूंकि हम भी आपको आगे बढ़ाने के सोच से हम यहाँ खड़े रहते हैं बच्चों के सामने, आप बस एक उंगली का प्रयास। चलिए, आप तमाम को धन्यवाद, मैं विदा देता हूँ।